एग्जाम ऑफ टर्म 2। टोटल कितने चैप्टर आ रहे हैं आपके? 6 चैप्टर्स इन टोटल आपके आ रहे हैं। कौन कौन से? 8, 10, 11, 12, 13 एंड 15। सबसे इंपॉर्टेंटली सबसे पहले ये समझ लीजिए, आई नो आप सबको पता होगा बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर कैसा आने वाला है। 35 मार्क्स का पेपर है, 2 आवर्स का पेपर है। आपके पेपर में 3 सेक्शन होंगे। टोटल देयर आर 13 क्वेश्चंस। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस हैं। कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के। 2 marks के। Section A has 6 questions of 2 marks. Section B has again 6 questions of 3 marks. Whereas Section C में आपकी केस स्टडी आने वाली है। कितने मार्क्स की? 5 मार्क्स की। 5 मार्क्स की। तो केस स्टडी वाले टॉपिक्स कौन से हैं, पहले वो समझ लो कि केस स्टडी कहाँ से आ सकती है। केस स्टडी आ सकती है आपकी चैप्टर 10 का जो आपका एक टॉपिक है IPM वाला, जो आपका बायो फर्टिलाइजर्स वाला टॉपिक है, वहां से, या बायो ये STP वाला जो टॉपिक है, वहां से बहुत ब्राइट चांस है कि आपकी केस स्टडी आए। दूसरा केस स्टडी आने की प्रोबेबिलिटी है आपके चैप्टर नंबर 8 के ड्रग्स वाले टॉपिक से। देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वहां से क्वेश्चन आए। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो क्लैरिटी रखिएगा कौन 2 मार्क्स का है, कौन 3 मार्क्स का है और कहाँ से केस स्टडी आ रही है। क्योंकि क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स के ही हैं, इसलिए ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कीवर्ड्स याद करिए, छोटे सेंटेंसेस बनाइए। जहां डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मांगा हो या नहीं मांगा हो, बना के आना है कि नहीं बना के आना है? बना के आना है। बना के आना है। टाइम बहुत है अपने पास, 2 घंटे मिल रहे हैं, 2 घंटे एक्चुअली में लगेंगे नहीं। तो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से शुरू करें। बहुत जल्दी बताऊंगी, जहां दिक्कत हो रोक देना, हम डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है कि एमीबियासिस का एजेंट क्या है, कहाँ इन्फेक्ट करता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। अब हो सकता है वो यहाँ पर एमीबियासिस हटाकर और कुछ लिख दे, टाइफाइड लिख दे, निमोनिया लिख दे, कॉमन कोल्ड लिख दे, एड्स लिख दे। बात को समझ रहे हैं आप? यस मैम। तो यानी कि एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है कहां से आने की, डिजीज से आने की। तो क्या हमें इस फॉर्मेट में इसे याद करना चाहिए या टेबल फॉर्मेट में याद करना चाहिए? टेबल फॉर्मेट में। टेबल फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है, जहां पर हमने लिखा था डिजीज, कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और सिम्टम्स। राइट। उस टेबल को रिवाइज करेंगे और उसके ऊपर लिख देंगे कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 मार्कर, यानी कि वहां से कोई एक डिजीज पर क्या क्या पूछा जा सकता है, उसका एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और सिम्टम। यहां मैंने आपको अमीबियासिस लिखा हुआ है। लिखेंगे कैसे? अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ब्रैकेट में और क्या लिख देना चाहिए था मुझे? इसकी कैटेगरी कि ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है। ठीक है। सिम्टम्स क्या है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, अब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, पेन हो सकता है, स्टूल्स के साथ म्यूकस या ब्लड आ सकता है। दैट मींस बॉडी के कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है? एब्डोमिनल रीजन। अब्डोमिनल रीजन, टू बी स्पेसिफिक इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है। ट्रांसमिशन क्या है? कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड से ये फैल सकता है। वेक्टर कौन है इसका, सॉरी कैरियर कौन है इसका? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई। वेक्टर और कैरियर में हाउस क्या फ्लाई। डिफरेंस होता है? मैम वेक्टर खुद भी बीमार होता है। वेरी गुड। वेक्टर खुद भी बीमार है, जबकि कैरियर सिर्फ बीमारी को फैला रहा है। राइट। जब आप चैप्टर नंबर 8 खोलते हैं तो पहला जो पेज है वो पूछता है हेल्थ क्या होता है, डिजीज क्या होता है, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होता है, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, हेलमिंथिक, फंगल डिजीजेस के एग्जाम्पल क्या है। पढ़ लीजिएगा, कैजुअली पढ़िएगा। अगर आप इसको 10-20 सेकंड से ज्यादा दे रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो आपको इतना अभी तक प्रिपेयर होना चाहिए कि आप कराएं। ठीक है। लीस्ट चांसेस है, 10-20 सेकंड से ज्यादा उस टॉपिक को मत दीजिएगा। इसका टेबुलर फॉर्म बनाना है, यानी कि इसमें भी हमें 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। अब आपको ये जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपके सामने, ये सारे अमीबियासिस के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है, बट इनका लैंग्वेज डिफरेंट है। एंड बायो के एग्जाम में सबसे बड़ा रोल होता है लैंग्वेज का। वो सबसे ज्यादा आपके साथ कहाँ खेल सकते हैं? लैंग्वेज से। तो क्वेश्चन को खुली आंखों से पढ़िएगा,
और तब दिमाग में प्रोसेस कीजिएगा। टाइम की कोई कमी नहीं है, ज्यादा लिख के आना नहीं है, कम शब्दों में पूरी बात लिखनी है। दूसरे और तरीके से क्या पूछ सकता है, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अमीबियासिस, मेंशन द पैथोजन, इट्स कॉजेज, ऑर्गन्स, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन। ठीक है, लैंग्वेज चेंज कर देगा, बात वही रहेगी। कंफ्यूजन है बेटा इस टॉपिक में कहीं? नो मैम। चलिए एक और अलग तरह का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये भी डिजीजेस का ही क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर द पेयर्स ऑफ पैथोजन एंड द डिजीज कॉज्ड बाय देम, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ मैचिंग पेयर। इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बच्चे कभी कभी कहते हैं हाँ मैम मैंने लगा दिया मैचिंग, उसने पूछा क्या है, नॉट मैचिंग। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। व्हाट इज द राइट आंसर? माइक्रोस्पोरम। वायरस कॉमन कोल्ड करता है, यस। साल्मोनेला टाइफॉइड करता है, यस। प्लाज्मोडियम मलेरिया कर रहा है, हाँ। माइक्रोस्पोरम फिलेरियासिस कर रहा है, नहीं। क्या कर रहा है? रिंगवर्म। रिंगवर्म कर रहा है। एस्केरियासिस। नहीं बाबू, माइक्रोस्पोरम इज अ फंगस। रिंगवर्म कर रहा है। सॉरी, हाँ हाँ, वो रिंगवर्म कर रहा है। हम्म। एस्केरियासिस कर रहा है। फिलारियासिस किससे हो रहा है? फिलारियल वर्म से। विचेरिया बैनक्रॉफ्टी। वेरी गुड, फिलारियल वर्म, विचेरिया बेनक्रॉफ्टी। इस डिजीज का दूसरा नाम क्या था? एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस। वेरी गुड। कैटेगरी में किस में डालेंगे इसको, किस तरह की बीमारी हुई? हेलमिंथिक। हेलमिंथिक हुई, यानी कि वर्म की कैटेगरी में आएगी ये। ठीक है, नेमाटोड, ये सारे शब्द याद रखिएगा। एस्केलमिंथिस बोल सकता है, नेमाटोड बोल सकता है, हेलमिंथ बोल सकता है, या वर्म बोल सकता है। ठीक है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो हो सकता है वो आपसे ये कहे कि 2 प्रोटोजोन डिजीज के एग्जाम्पल बता दीजिए, 2 हेलमिंथिक डिजीज के एग्जाम्पल बता दीजिए। ये सारा काम हमारा उस टेबल से हो जाएगा जो हमने बनानी है। क्या किसी को डिजीज की टेबल बनाने में कंफ्यूजन है? नहीं है तो ना बोल दो। ना भी नहीं बोल रहे हो, हाँ भी नहीं बोल रहे हो, तो गड़बड़ है बेटा। कंफ्यूजन है? थोड़ी बहुत। टेबल बनाने में कंफ्यूजन है? यस मैम, थोड़ी सी है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। बस क्षितिज को, ये और किसी को नहीं है? मैम मुझे भी है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है बच्चा? यस मैम। चलिए, तो हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल को हम फटाफट से डिवाइड कर लेंगे। और हम इसमें क्या क्या हेडर्स डालने वाले हैं? डिजीज, माइक्रोब या पॉजिटिव एजेंट, सिम्टम्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, इस तरह से हम टेबल को फटाफट से बना लेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया कि डिजीज कौन सी है, डिजीज के बाद हमने लिख दिया कि उसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, यानी कि कौन उस बीमारी को कॉज कर रहा है। और फिर हम यहाँ पर लिख देंगे सिम्टम्स और फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है वो डिजीज स्प्रेड कैसे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ मलेरिया ले लूं, तो मलेरिया कौन स्प्रेड कर रहा है, कौन कॉज कर रहा है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है एक्चुअली में? एक प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन है। वेरी गुड। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? चिल्स आएंगे, है ना, फीवर आएगा, शिवरिंग होगी, और वो सब तो कॉमन है ही। बॉडी फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वो तो सब में लिखना है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वेक्टर। कौन सा वेक्टर?
Female Anopheles mosquito. फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो। बात समझ आ रही है बेटा? Yes, ma'am. बना लेंगे इस तरह से बाकी सारी डिजीजेस के लिए। Yes, ma'am. कौन कौन सी डिजीज के लिए बनाना है हमें? टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, amoebic dysentery, ascariasis, elephantiasis and ringworm. Okay, Yes, ma'am. चलिए वापस आ रहे हैं अपने क्वेश्चन बैंक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ डेंगू फीवर, हाउ इज द डिजीज ट्रांसमिटेड टू अदर। जब मैंने बाकी सबको अलग कर दिया था तो मैंने डेंगू का अलग से क्वेश्चन क्यों दिया है? क्योंकि ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है जिसके बारे में एनसीईआरटी ने अलग से बात की हुई है, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, कौन सा मस्किटो इसको स्प्रेड कर रहा है? Female Aedes. AIDS mosquito. एडीज मस्किटो, वेरी गुड। कैसी डिजीज है? वायरल डिजीज है। डेंगू कैसी डिजीज है? वायरल डिजीज है। Viral एडीज disease. नाम का मस्किटो इसको स्प्रेड कर रहा है। और सिम्टम्स क्या है इसके? डेंगू को हिंदी में, डेंगू और चिकनगुनिया को एक नाम से बुलाया जाता है हड्डी तोड़ बुखार। यानी कि इनका सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? जॉइंट पेन। ठीक है, फीवर के साथ साथ और क्या रहेगा? जॉइंट पेन और कभी कभी Joint बॉडी pain. में रैशेस। ठीक बेटा, एलिफेंटियासिस जो बीमारी है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? Culex mosquito से. क्यूलेक्स मॉस्किटो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। जैसे मैंने ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम 2 डिजीजेस ईच व्हिच आर ट्रांसमिटेड इन द फॉलोइंग वेज। ये क्वेश्चन हो जाएगा। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से कौन सी बीमारियां हो रही हैं? मैम टाइफॉइड। टाइफॉइड, डिसेंट्री। इंसेक्ट वेक्टर से कौन सी बीमारियां हो रही हैं? Malaria. मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, एलिफेंटियासिस। ठीक है, डिसेंट्री क्योंकि वो भी हाउस फ्लाई कर रही है। एयर ड्रॉपलेट से कॉमन कोल्ड, निमोनिया। वेरी गुड। निमोनिया, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, वेरी गुड। यहां तक आई बिलीव कोई अब प्रॉब्लम नहीं है हमें इस No, तरह ma'am. के क्वेश्चंस करने में। ये सारे क्वेश्चंस डिजीज के क्वेश्चंस हैं जो अभी आपके सामने हैं। फिलेरियासिस, टाइफॉइड, रिंगवर्म, कॉमन कोल्ड। इसलिए मैंने इनके आंसर्स नहीं लिखे हैं, सो दैट आपको ये पढ़कर समझ में आ जाएगा कि इनके क्या आंसर्स हैं। या इस डिजीज के टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं है, आगे चल सकते हैं। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए, दूसरा ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। ये सारे क्वेश्चन किसके हैं? इन सब का एक ही आंसर है। क्या आंसर है? इनमें हमें एड्स का लाइफ साइकिल बताना है। ठीक है, नेम द सेल्स एचआईवी अटैक फर्स्ट। टी लिम्फोसाइट को अटैक करता है। हाउ डज द वायरस रेप्लिकेट फर्दर टू कॉज इम्यूनोडेफिशिएंसी इन द बॉडी? पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, उसके बाद हमारे जीनोम का पार्ट बन जाता है, एंड देन इट रेप्लिकेट्स मेकिंग टी लिम्फोसाइट एचआईवी फैक्ट्री, राइट? Yes, ma'am. ट्रेस द इवेंट्स। ट्रेस द इवेंट्स में आपको वो पूरी रेट्रोवायरस की साइकिल बनानी है और फिर पॉइंट वाइज इसको लिखना है। मैंने लिखा हुआ है नीचे, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। Name the type of cell HIV attack. Explain the events that occurs. Same बात है। A woman has tested positive for AIDS. Name the pathogen weaken her immune system. क्या आंसर था? HIV।
HIV. HIV. Name the virus that causes AIDS in human. Again, HIV. Explain the sequence of event that follows when this virus attack to cause immune deficiency. तो अब हमें यहाँ पर पूरी साइकिल समझानी है. तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, इन सब का एक ही आंसर आएगा. एंड व्हाट इज दैट? HIV साइकिल. तो हमें क्वेश्चंस में क्या खास ध्यान देना है कि वो क्या क्या पूछेगा. या तो सीधा एड्स, HIV, रेट्रोवायरस जैसे वर्ड्स लिखे होंगे, या फिर लिखा होगा कि एक वायरस है, उसने इम्यून सिस्टम को अफेक्ट किया है, उसे वीकन किया है. ठीक है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, या इसमें जो वायरस है वो सेंट्रल डोग्मा के एक्सेप्शन से अपने लाइफ साइकिल को पूरा करता है. क्या है सेंट्रल डोग्मा का एक्सेप्शन? Reverse transcription. Reverse transcription. And what is that? mRNA to DNA. Very good. उल्टा प्रोसेस, RNA से DNA बनाना. What kind of DNA is formed from mRNA? What is it known as? cDNA बनता है. cDNA बनता है. कैसे लिखते हैं उसको? छोटा सी आएगा यहाँ पे, स्मॉल सी. cDNA. What does C stands for? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. तो सीधा सीधा भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि cDNA क्या है, कैसे बनता है. cDNA कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए mRNA से बनता है, और इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसको क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. वेरी गुड. और क्या कह सकते हैं? RNA डिपेंडेंट DNA polymerase. DNA polymerase. Very good. Which diagnostic test showed the infective virus as HIV? कौन सा टेस्ट कराया होगा? ELISA. ELISA. What is the full form of ELISA? Enzyme linked immunosorbent assay. Enzyme linked immunosorbent assay. Very good. हो सकता है इस तरह की कोई केस स्टडी भी आ सकती है. Ankit attended blood donation camp to donate blood and came to know that he is HIV positive. He lost interest in the studies, knowing that he remained absent from the school for the long time. The biology teacher visited the house and talked to him. Ankit started coming to school again, showed interest in studies. ठीक है, अब यानी कि उसकी काउंसलिंग हुई है और वो वापस स्कूल आने लगा है. A person detected to be HIV positive should be isolated by the society. क्या आपको ऐसा लगता है होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए. Write the process through which it does not spread. कौन से processes हैं? यूटेंसिल शेयरिंग से नहीं फैलता. साथ खाना खाने से, पानी पीने से, बैठने से, एक दूसरे को छूने से एड्स नहीं फैलता है. एक दूसरे का जूठा खाने से भी एड्स नहीं फैलता है. यानी कि जो क्वेश्चन है ये सिंपली आपसे सिविक वैल्यू मांग रहा है कि आप एज अ सिटीजन आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने अवेयर हैं, और आप किस तरह के ह्यूमन हैं. सिंपल. बाद में आपने कुछ क्वेश्चंस में देखा होगा, लिखा आता है नीचे राइट वैल्यू अबाउट दिस पर्सन. वैल्यूज में वो यही सब मांग रहा है आपसे कि आप ये लिखो, वो सेंसिबल है, सेंसिटिव है, इंटेलिजेंट है, इमोशनल है, केयरिंग है, एनवायरमेंटलिस्ट है, नेचर की केयर करता है, गुड सिटीजन है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है. तो इस तरह की बातें लिखनी होती हैं जब वो आपसे कहे कि वैल्यूज बताइए इस पर्सन के बारे में. ठीक है, अब ये आंसर है आपका, जो कि 7 पॉइंट्स में मैंने ये पूरी साइकिल यहाँ पर लिख दी है. आफ्टर एंटरिंग द बॉडी ऑफ द पर्सन, वायरस एंटर्स द मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस का मतलब है आपकी WBC. स्पेशली कौन सी WBC? T लिम्फोसाइट, थाइमस से बनी हुई है. अब ये वायरल RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से DNA बन जाएगा. प्रोसेस का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. वायरल DNA हमारे खुद के DNA में इनकॉर्पोरेट होगा ताकि वो और वायरस बना सके. नाउ दिस मैक्रोफेज विल एक्ट एज HIV फैक्ट्री, यानी कि ज्यादा से ज्यादा HIV वायरस प्रोड्यूस करेगा, which will spread to the other part of the body and they'll become part of the other cells of the body until the entire body will be incorporated by these viruses. तो आप ये 7 पॉइंट्स लिखकर क्या बना देंगे?
डायग्राम। डायग्राम। अलग अलग पूछा जाए तो हम अलग अलग लिखेंगे, लाइफ साइकिल पूछी जाएगी तो हम ये आंसर लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन है बेटा? नो मैम। पक्का? नो मैम। चलिए दूसरा बड़ा क्वेश्चन, बेटा ध्यान से सुनिएगा। एड्स, कैंसर या मलेरिया में से कोई एक चीज आएगी, तो आपने तीनों उतनी शिद्दत से पढ़नी है। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आ रहा है आपके बुक। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 मार्कर में भी उतना लिखना होता है जितना 5 मार्कर में लिखना होता है, तो आपके 5 मार्कर्स आ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ एक केस स्टडी आ रही है, ठीक है? तो आप 3 मार्कर्स, अगर लॉन्ग आंसर आता है डिस्क्राइब दिस, अगर वो एक उसको बाइफिकेशन नहीं दिया हुआ है, वो 1+1 वाले सिनेरियो में या 2+1 सिनेरियो में नहीं है, या स्ट्रेट आंसर्स नहीं है, और वो एक ही क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ HIV, तो कोशिश कीजिएगा व्हाट एवर यू नो आप उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दें, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ें। चलेगा? यस मैम। चलिए दूसरा क्वेश्चन सेम मैंने इसी तरह से प्लाज्मोडियम में जितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं सब लिख दिए हैं। ट्रेस द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन बिटन बाय एन इन्फेक्टेड एनोफिलीज। हम जानते हैं कि मलेरिया हमें तभी होएगा जब हमें कैसे मच्छर ने काटा होएगा? इन्फेक्टेड। उसको खुद बीमार होना पड़ेगा हमको बीमार करने के लिए। अब ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से आ सकता है। वो कहेगा खाली मस्किटो में क्या हो रहा है वो बताओ, या खाली ह्यूमंस में क्या हो रहा है वो बताओ। पूरा साइकिल भी पूछ सकता है, या कोई कोई स्टेजेस पूछ सकता है, जैसे कि हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में आता है? स्पोरोजोइट्स, और वही इन्फेक्शियस फॉर्म है। आरबीसी रप्चर होते हैं, क्या रिलीज करते हैं? हेमोजोइन। और हीमोजोइन क्या कर रहा है? हीमोजोइन चिल्स कर रहा है, फीवर कर रहा है। लिवर में कैसा रिप्रोडक्शन हुआ था? एसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन किसकी बॉडी में हुआ? मॉस्किटो की बॉडी। मस्किटो की बॉडी में हुआ। मस्किटो में स्पोरोजोइट्स कहाँ स्टोर है? मैम गट में। बाबू स्पोरोजोइट्स कहाँ स्टोर है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंटी मलेरियल ड्रग का नाम क्या है? कोरोना में बड़ी फेमस हुई है ड्रग। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। क्लोरोक्विनीन। वेरी गुड। अब वो क्यों चाहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए? कहाँ पढ़ा है आपने? आपने केमिस्ट्री के चैप्टर 10 में पढ़ाई है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में लिखा हुआ है। अब ये लाइफ साइकिल है, यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया जो आपको पता होना चाहिए। ये जितने क्वेश्चंस ऊपर थे इन सब का आंसर यही है। तो आप पढ़ने का तरीका समझ रहे हो बेटा? यस मैम। लास्ट मोमेंट में सिर्फ इतना देखना है क्या क्या आ सकता है और किस तरह से आ सकता है और उसको कैसे लिख के आना है। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट हैं, एक प्राइमरी होस्ट है मस्किटो, सेकेंडरी होस्ट है हम, ठीक है? हमें जब मस्किटो काटेगा स्पोरोजोइट्स हमारी बॉडी में आएंगे, सबसे पहले लिवर में जाएंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, then they will move to RBC leading to rupture of RBC resulting in release of a toxin known as हीमोजोइन। hemozoin will causes fever, chill and shivering। और अब क्या है, गैमेटोसाइट्स कहाँ चले गए हैं? एनाफिलीज में गैमेट्स वहीं बनेंगे और फर्टिलाइजेशन भी वहीं होगा। एंड देन स्पोरोजोइट्स विल अगेन बी स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड। जब वो किसी और होस्ट को अब बाइट करेगा तो ये स्पोरोजोइट्स वहां चले जाएंगे। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कहीं भी मांगा जाए नहीं मांगा जाए, अगर आपको लगता है यू नो द डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम। कंफ्यूजन? नो मैम। बढ़िया, आगे चलते हैं। What causes some virus cause cancer in humans? पहली बात तो इन वायरस को कहते क्या हैं? These are oncogenic viruses। बहुत ब्राइट चांस है इस क्वेश्चन के आने का, ठीक है? वायरल ऑन्कोजीन्स हैं, ये ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैं जो कि हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और ये क्या करते हैं? कैंसर कॉज करते हैं। बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस है? Benign tumor remains at its
Very good. पोजीशन, मतलब जहाँ पे फॉर्म हुआ है. Very And good. malignant tumors are rapidly growing and invasive. They travel distant sites in the body through the blood, and wherever they get lodged in the body, they form a new tumor there. There is a particular word associated with malignant tumor. What is that word? Metastasis. Metastasis. Malignant tumor metastatic हैं, they can spread from one organ to another, whereas benign tumors stay at one place and can be easily removed with the help of surgeries. बोन मैरो एक लिम्फोइड ऑर्गन है, इसका क्या फंक्शन है? हमारे लिए लिम्फोसाइट्स बना रहा है, एंटीबॉडीज बना रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम बना रहा है, हमारे लिए फाइट कर रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है. ठीक है, कम बात लिख के आनी है, कंप्लीट बात लिख के आनी है. मैं बार बार बोल रही हूँ. हिस्टामिन, इंटरफेरॉन, बी सेल्स क्या कर रहे हैं? छोटे क्वेश्चन है, प्रिसाइज क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं, काफी अच्छे चांस हैं. हिस्टामिन अगर आपको याद हो तो एलर्जी करता है, और एंटी हिस्टामिन एलर्जी की दवाई है. उल्टा मत कर लेना. हिस्टामिन एलर्जी कर रहा है और एंटी हिस्टामिन एलर्जी को रोक रहा है. ठीक कर रहा है, वो उसकी दवाई है. इंटरफेरॉन्स क्या थे बेटा? Protein secreted by viral infected cell to protect the normal cells. किस तरह की इम्यूनिटी होती है ये? Innate. कौन सी वाली? Passive innate. मैम वो cytokine. साइटोकाइन इम्यूनिटी. इंटरफेरॉन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप ये भूल सकते हैं, इसलिए वो कोई ना कोई ऐसी चीज आपको देंगे जहां पर आप थोड़ा सा आपका मेमोरी टेस्ट हो जाए. बी सेल्स हमने अभी अभी कहा, बी सेल्स टी सेल के कहने पर क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं. एक ऐसा ड्रग का नाम बताइए जो एक इफेक्टिव सेडेटिव है और पेन किलर है, यानी कि एनाल्जेसिक है. आपके उसमें लिखा हुआ है कि स्पोर्ट्समैन लेते हैं इसको ज्यादातर. Morphine. मॉर्फिन. मेंटल इलनेस वाले जो पेशेंट्स हैं, इंसोम्निया के या डिप्रेशन के, उनके लिए एक ड्रग है जो ज्यादातर मिसयूज होती है. यहाँ पर LSD लिखा हुआ है और बार्बिट्यूरेट्स लिखा हुआ है, पर LSD अब आपकी बुक में है नहीं, तो आप एम्फेटामाइंस या बार्बिट्यूरेट्स इसका एग्जाम्पल लिख के आ सकते हैं. ठीक है. अगर हाई डोजेज हो जाता है कोकेन का तो क्या होगा? हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, यूफोरिया हो सकता है, इंक्रीज लेवल ऑफ एनर्जीज हो सकते हैं बॉडी में. राइट? यस मैम. चलिए दूसरा, फिर मैंने आपको बताया ये, यानी कि इन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है. अगर वो कहता है H2L2 का स्ट्रक्चर बनाओ, या एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाओ, या लेबल करो, या H2L2 क्या है उसको समझाओ, तो इन सब क्वेश्चन में हमें क्या लिख के आना है? ये डायग्राम बना के. डायग्राम बनाना है. बिल्कुल. 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन कौन से बॉन्ड से अटैच हैं? बॉन्ड कौन सा है बेटा? Disulfide linkage. डाइसल्फाइड लिंकेज. ये वो क्वेश्चन है जिससे के लिए मैं अभी आपसे पूछ रही थी कि साइटोकाइन इम्यूनिटी क्या होता है. सो नेम द टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. इनेट इम्यूनिटी वो है जो जन्म से हमारे पास है. वो फिजिकल बैरियर हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, सेलुलर हो सकते हैं, और या फिर साइटोकाइन हो सकते हैं. राइट? फिजिकल का मतलब है स्किन हो गई आपकी, फिजियोलॉजिकल का मतलब है सलाइवा या HCl हो गए, सेलुलर मतलब WBC, और साइटोकाइन अभी अभी हमने ऊपर करा है क्या? इंटरफेरॉन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन जो अभी आपको नीचे दिख रहा है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं. तो विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब है व्हेन यू ट्राई टू क्विट एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, उस वक्त आपकी बॉडी जो भी सिम्टम्स शो करेगी वो विड्रॉल सिम्टम्स हैं. जैसे कि एंजाइटी, एंगर, शेकीनेस, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, स्वेटिंग, शिवरिंग. ठीक है, ये Yes, सब ma'am. विड्रॉल सिम्टम्स हैं.
ये अच्छा क्वेश्चन है कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर वो आपसे दो कीवर्ड्स मांगता है जो आपको पता होने चाहिए। पहला कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और दूसरा मेटास्टेसिस। कीवर्ड नहीं लिखा और सब कुछ लिख दिया तो कोई फायदा नहीं है। आपने उतना ही लिखना है जितना जरूरत का है, कम लिखना है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का जब सेल कांटेक्ट में आ जाते हैं और ग्रोथ रुक जाती है। वेरी गुड। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होगी? नॉर्मल सेल की। इन्फेक्शन को रोक रहा है। और मेटास्टेसिस किसकी प्रॉपर्टी होगी? कैंसर सेल की। ये दो वर्ड आपने लिखने हैं कि कैंसर सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो नहीं करता है, नॉर्मल सेल करता है। कैंसर सेल मेटास्टेसिस शो करता है और नॉर्मल सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, तो ये दो वर्ड आपने जरूर याद करने हैं जब भी आप इसके बारे में बात करें। नॉर्मल सेल जो हैं वो डिफरेंशिएशन शो नहीं करते, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शो नहीं करेंगे, इन्वेजन नहीं करेंगे, बॉडी में अननेसेसरीली स्प्रेड नहीं होंगे, नोड्स नहीं बनाएंगे, जबकि कैंसर सेल ये सब कुछ करेगा। ये तब लिखना जब आपको लगे कि आपके पास सच में कोई आंसर बहुत ज्यादा मार्क्स का है और आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज दो कीवर्ड्स आपका पूरा काम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस है। कहानी नहीं लिखनी है, प्रिसाइज आंसर लिखेगा। कभी कभी आप कहानी लिखने लगते हैं कि पैथोजन आया था, फिर जब वो दोबारा आएगा बॉडी उसे पहचान लेगी। इतनी कहानी नहीं लिखनी है, सिंपल आंसर लिखिएगा। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज मेमोरी बेस्ड, इट इज फास्टर एंड इफेक्टिव। तीन वर्ड है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज मेमोरी बेस्ड, फास्टर एंड इफेक्टिव। बात समझ आ रही है? यस मैम। इंटरफेरॉन मैंने फिर से लिख दिया क्योंकि इंटरफेरॉन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रही हूँ। इंटरफेरॉन क्या है आपको पता है? साइटोकाइन बैरियर है, एक प्रोटीन है जो नॉर्मल सेल से इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होता है टू प्रोटेक्ट वायरल इन्फेक्शन इन द नॉर्मल सेल्स। इसका एक एप्लीकेशन भी था, कहाँ यूज करते हैं इसको? Immunotherapy. Immunotherapy to treat what? कैंसर। Very good, to treat cancer. Very good. नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट मिल्क क्यों रेकमेंड किया जाता है, पर क्या ये सच में सिर्फ रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है? No, ma'am. नहीं, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। पैदा होने के बाद जब बच्चा मिल्क फीड करता है, ब्रेस्ट मिल्क फीड करता है, तो उसके पास एक एंटीबॉडी जाती है। विच इज दैट एंटीबॉडी? IgA. IgA. What is colostrum? Colostrum is the first yellow milk produced by the mother. So it is nutritional, it is filled with antibodies, especially कौन सी antibody? IgA. इसी के साथ बात कर लेती हूँ। IgE क्या करती है? Allergic responses. एलर्जी कॉज करती है। और IgG किस लिए फेमस थी? ये क्या क्रॉस कर सकती है? प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रम किस तरह की इम्यूनिटी देता है। तो मैंने अभी अभी बताया पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक। और एलर्जेंस कौन? अच्छा, एलर्जेंस की एग्जांपल क्या क्या है बेटा? हिस्टामाइन। अब वो एग्जांपल, हिस्टामिन तो एलर्जी कॉज कर रहा है, वो तो केमिकल है। एनिमल डैंडर, डस्ट हो गए, पॉलन्स हो गए, माइट्स हो गए, कोई स्मेल हो गया, ये सब एलर्जेंस हो सकते हैं। वेरी गुड। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। लैंग्वेज में बार बार बोल रही हूँ, आप मेरे आंसर्स भी देख रहे हो, मैंने बिल्कुल छोटा लिखा हुआ है बेटा। ये मैं PDF दे दूंगी आपको अभी। Why do tribes who live in high altitude of Himalayas experience discomfort in respiration? How do they get adapted to survive in such a
सिचुएशन, या फिर अगर हम यहाँ से किसी ट्रिप पे गए हैं तो हमें जो है अनईजीनेस रहेगा। क्यों हो रहा है ये, और इसे क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और लो आरबीसीज है। बढ़ जाती हैं। वेरी गुड। So to compensate the oxygen in the body, RBC number increases to increase the hemoglobin account. जितना hemoglobin होगा उतना ऑक्सीजन कैच कर पाएगा हमारे लिए। ठीक है, ये वापस लिम्फ नोड्स वाला क्वेश्चन है, इसको हम अभी ऊपर डिस्कस कर चुके थे। मैं फिर से केस स्टडी और डिस्कस कर रही हूँ बेटा। केस स्टडीज आप समझ लीजिएगा कैसी आएंगी, मैं आपको सारी केस स्टडी यहाँ से याद करा के नहीं भेज सकती हूँ। Actually, the exam is the test of your stress management, time management and presence of mind. आप उस वक्त अपना कितना दिमाग लगा पाए, आपका कितना दिमाग चला at that particular moment. एग्जाम से बाहर निकल के तो सबका दिमाग चल जाता है, आप उस वक्त कितना अपने आप को अपना स्ट्रेस कंट्रोल कर पाए, टाइम कंट्रोल कर पाए, और आपने क्वेश्चन को कितना ध्यान से पढ़ा और समझा। एक्चुअल जीत तो वो है। तो जो रीडिंग टाइम मिलता है ना बेटा, उसमें अक्सर मैं बच्चों को देखती हूँ वो खाली बैठे होते हैं। रीडिंग टाइम को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए, पढ़िए, समझिए क्वेश्चंस को, रीड योर पेपर। जितना भी बार 13 क्वेश्चंस हैं, 15 मिनट मिलते हैं, आराम से क्वेश्चंस को पढ़िए। तो केस स्टडी में एक आधी समझा के भेज रही हूँ कि कैसे समझनी है। Rajesh, Ravi, Rohit are roommates. They are doing their graduation. Few months back, Ravi fell ill. It took him around 3 weeks to recover. Both his friends were absolutely healthy at that time. जब वो बीमार हुआ तो दोनों लोग ठीक थे। After some time, Rajesh also fell ill from some other disease. यानी कि राजेश को वो नहीं हुआ है जो रवि को हुआ था। But this time, Ravi and Rohit also get the same illness. तो आपको इस बात को समझ के बताना है कि इसमें से रवि की बीमारी के बारे में आपको क्या पता चलता है। क्या उसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज हुई थी बेटा? नो मैम। नहीं, क्योंकि उसके बाकी दोनों रूममेट तो ठीक थे, तो उसको कम्युनिकेबल डिजीज नहीं हुई थी। तो यानी कि ये दोनों ए और बी गलत हो जाते हैं। क्या उसको कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थी, जैसे अनीमिया या डाउन सिंड्रोम? कौन सा आंसर सही है? डाउन सिंड्रोम होता था क्या कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाता? डाउन सिंड्रोम तो जीन्स की वजह से होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर है ना? वो तो जेनेटिक Yes. डिसऑर्डर है, तो वो होके ठीक तो नहीं हो सकती। इसका मतलब हो सकता है उसे कोई डेफिशिएंसी डिजीज हुई हो, नॉन कम्युनिकेबल, जैसे कि एनीमिया हो सकता है। उसने डाइट वाइट ठीक लिया और अपने आप को बाद में ठीक कर लिया उससे। तो इसका सही आंसर सी है। अब ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसे मैं रटा के नहीं भेज सकती। ये वहां पर जो सिचुएशन आएगी उससे आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपनी नॉलेज के बेस पर ही आंसर देना होगा। Select the correct statement. Ravi contracted a disease caused by airborne microbe. Ravi suffered non-contagious disease, या Ravi could have suffered a nutritional disorder. रवि कौन बच्चा है जो पहले बीमार हुआ है? तो इसमें दोनों बातें सही है, नॉन कंटेजियस है और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, राइट? Which could be correctly said for Rajesh illness. राजेश वो बच्चा है जो बाद में बीमार हुआ था, उसको क्या हुआ होगा? उसकी बीमारी के बाद बाकी दोनों भी बीमार हो गए सेम चीज से, तो उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थी क्या? नो। नहीं, उसको कम्युनिकेबल डिजीज थी। Which of the following में depicts Ravi's and Rajesh illness? क्या हुआ होगा उन्हें? ये पहले वाले जो बीमारियां हैं वो रवि के लिए, सिकल सेल एनीमिया, वूपिंग कफ, गैस्ट्राइटिस और हाइपरटेंशन। और दूसरी वाली मायोकार्डियल इन्फेक्शन, टेटनस, राइनाइटिस और थायराइड राजेश को हुआ होगा। कौन सी बातें सही लग रही हैं बेटा?
रवि को अभी अभी जी। हमने बोला कि नॉन कम्युनिकेबल कोई बीमारी हुई है और वो हो सकता है कोई न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो, पर राजेश को कोई कम्युनिकेबल डिजीज ही हुई होगी, राइट? ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनके आंसर मैंने नहीं लिखे हैं, समवेयर आई बिलीव कि आप ये क्वेश्चंस अपने आप से आसानी से कर सकते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज कर लोगे बेटा? यस मैम। क्या क्या लिख सकते हो इसमें, कुछ पॉइंट्स दो जल्दी से। They cause hallucinations. Hallucinations, anger problems, mood swings, depressions, infertility, abnormal menstrual cycle, hormonal imbalance, cancers, right? Yes ma'am. हेल्थ आप डिफाइन कर लेंगे आराम से। फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड मेंटल वेलबीइंग इज डिफाइंड एज हेल्थ। डिजीजेस को हमने किस तरह से क्लासिफाई किया है? इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। गुड हेल्थ अचीव करने के फैक्टर्स क्या हैं? एक्सरसाइज, गुड है, गुड डाइट, स्लीप साइकिल, हॉबीज, योगा, राइट? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है आप अपने आप इनके आंसर्स लिख लोगे। लिख लोगे? नहीं लिख पाओगे मुझे Yes, बता ma'am. दो। लिख लेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एड्स, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है आप बाद में अपने आप कर सकते थे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बेटा एग्जांपल्स बताना। rheumatoid arthritis and myasthenia gravis. Myasthenia gravis, rheumatoid arthritis, very good. Acquired Myxoedema. very good. Very good. Acquired immunity के examples बताना बेटा। Acquired immunity. Like IG from allergies, IgM from infections, these type of things. एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि आपकी बॉडी ने जो भी एंटीबॉडीज है वो खुद बनाई हैं। तो अगर आपने कोई वैक्सीनेशन लगवाई है और इफ यू एनकाउंटर्ड एनी पैथोजन एंड योर बॉडी प्रोड्यूस्ड एनी काइंड ऑफ इम्यूनिटी, तो वो एक्टिव में आएगी बेटा। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल दो। Spleen, lymph nodes, Peyer's patches, वेरी गुड। Malt. माल्ट का फुल फॉर्म बताओ। mucosal associated lymphoid tissue. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। स्प्लीन को रिजर्वॉयर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, हाँ या ना? हाँ। Yes, ma'am. यस। नाको का फुल फॉर्म बताओ। National AIDS Control Organization. फेज टू डिटेक्ट कैंसर। X-rays, computed tomography CT, and magnetic resonance imaging MRI. इंपॉर्टेंट डिटेक्शन रह गया है। Biopsy. Biopsy, very good. Increased in number of WBC is a sign of dash cancer. Leukemia, Leukemia. Which kind of cancer is this? blood cancer, Blood cancer. Very good. Ionizing and non-ionizing radiations causes cancer. True, false? true, Give example of non-ionizing radiation. UV, Ultraviolet. Perfect.
source of morphine. Deacetylation of Acetylation of morphine, right? Name the plant. Poppy plant. Papaver somniferum. Papaver somniferum. Very good. For cannabinoids, Cannabis sativa. Inflorescences of Cannabis sativa. डायग्राम दोनों के देख लीजिएगा, मॉर्फिन के भी और कैनाबिनॉइड्स के भी। बेटा एम्फाइसिमा किससे होता है? smoking cigarettes. Smoking. और Smoking सेरोसिस? Drugs. बी स्पेसिफिक। Alcohol. अल्कोहल। वेरी गुड। चैप्टर नंबर 8 में मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ है, तो मैं चैप्टर 11 और 12 की तरफ पहुंच रही हूँ। बिल्कुल प्रिसाइज्ड मैंने आंसर्स लिखने की कोशिश करी है, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा है जिसका आंसर नहीं है। तो आप एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, आप देखोगे मैंने बहुत कम शब्दों में आंसर्स लिखे हैं, तो प्लीज वही कोशिश करना कि कम शब्दों में पूरी बात कह पाओ। नेम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजेनिक एनिमल्स and their use for human beings. बायोटेक का मतलब ही यही है कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए कोई चीज काम आ रही है। अगर हम बायोटेक में ह्यूमन वेलफेयर नहीं ला पा रहे हैं, वो इंसान के किसी सोशल बेनिफिट के लिए नहीं यूज करी जा रही है, तो वो बायो वॉर है। अगर आप उसे किसी घातक तरीके से यूज कर रहे हो तो वो बायोटेक नहीं है। तो इसमें दो एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो कि एम्फाइसिमा ट्रीट करती है, आपने अभी अभी बताया एम्फाइसिमा क्या है, सिगरेट स्मोकर्स को होने वाली डिजीज है। और दूसरी प्रोडक्ट है अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन जो कि रोजी नाम की काउ से एक्सट्रैक्ट किए गए मिल्क में पाया जाता था, विच इंक्रीजेस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द मिल्क। पता है आपको ये कहाँ लिखा है? ये टॉपिक कहाँ मिलेगा? चैप्टर 12 में समरी के ऊपर लास्ट पेज में। इसमें मैंने हेपेटाइटिस बी से एक्सट्रैक्ट ईस्ट से एक्सट्रैक्ट एक वैक्सीन और लिख दी है हेपेटाइटिस बी के लिए, जो वैक्सीन ईस्ट से मिलती है। तो आपको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मिल गए। आगे चलते हैं। क्राई जीन में क्राई का क्या मतलब है? क्राई जीन में क्राई क्या है? क्राई का मतलब है क्रिस्टल प्रोटीन। कॉटन क्रॉप में ये कैसे इंपॉर्टेंस प्ले कर रही है? क्या रोल है इसका? टॉक्सिक टू कॉटन बॉलवर्म्स। वेरी गुड, इंसेक्टिसाइडल है और बॉलवर्म्स को किल करती है टू प्रोटेक्ट दी कॉटन। अगर ये इतना टॉक्सिक है तो बैक्टीरिया को क्यों नहीं हार्म कर रहा है? It is present as protoxin इनएक्टिव inside the स्टेट में। bacteria. वेरी गुड, इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट है, but the moment it enters the gut of the insect, it gets activated due to the alkaline pH of the gut of the insect and causes cell lysis leading to death of the insect. ये एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखी हुई है। ये बायोटेक नहीं है खाली, ये सारे के सारे फुल फॉर्म्स हैं जो पॉसिबली आ सकते हैं। जीईएसी का क्या फुल फॉर्म है? आप बोलते जाएंगे, मैं लिखती जाऊंगी। Genetic Engineering Approval Committee. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। वेरी गुड। पीकेयू Phenylketonuria. पीसीआर Polymerase chain Polymerase reaction. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ना लिखूं चल जाएगा, इट इज टेकिंग टाइम। पीसीआर Yes, ma'am. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एलिसा Enzyme linked immunosorbent assay. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ईएलएसआई Ethical, legal and social issues. Legal. वेरी गुड। माल्ट अभी अभी बात कर रहे थे माल्ट के बारे में। Mucosal associated lymphoid tissue. केवीआईसी चैप्टर नंबर 10
Khadi and Village Industries Commission. Very good. IARI, chapter number 10 again. In Indian Agricultural Research Institute. Wonderful. AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. HIV, Human Immunodeficiency Virus. CMI, Cell-mediated immunity. PMNL, Polymorphonuclear leukocyte. ORI. Origin of replication. Very good. cDNA, Complementary DNA. rDNA, Recombinant DNA. NACO, National AIDS Control Organization. CONC, cellular oncogene, TI plasmid, Tumor-inducing plasmid. GAP, Ganga Action Plan. GAP, Yamuna Action Plan. lab, Lactic acid bacteria. BOD. Biochemical oxygen demand. बेटा प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, बायोलॉजिकल नहीं है, बायोकेमिकल है. अगर किसी बुक में लिखा भी हुआ है बायोलॉजिकल, प्लीज कंसिडर नहीं करना. STP, Sewage treatment plants. टैक. Thermus aquaticus. क्या खास बात थी इसकी? टैक के बारे में क्या खास बात पड़ी थी? Thermostable होता है मैम, एक्टिव एट हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पर एक्टिव है. कहाँ यूज कर रहे हैं इसलिए इसको? जीन एम्प्लीफिकेशन PCR में. PCR में यूज कर रहे Denaturation. हैं. डीनेचुरेशन में. वेरी गुड. IPM, Integrated pest management. वेरी गुड. BT, Bacillus thuringiensis. EFB, European Federation of Biotechnology. हिंद, Haemophilus influenzae of D strain. वेरी गुड. EcoR1, Escherichia coli R strain and first order. वेरी गुड. mRNA, मैसेंजर RNA, RNAi, RNA interference. RNA interference, ADA, Adenosine deaminase deficiency. very good. GMO, Genetically modified organisms. GM plants, Genetically modified plants. wonderful, very very good. So ये सारे full forms हो गए जिनके आने की probability है. इसके बाद बायो एथिक्स और बायो पेटेंट मुझे नहीं लगता पूछा जा सकता है, बट फिर भी आप एक रफ डेफिनेशन अपने दिमाग में जरूर लेके चलेगा. बायो पेटेंट का मतलब है आपकी मोनोपोली है, कॉपीराइट है किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पर, ठीक है, जो कि आपने RDT से बनाया है. तो आपका अगर कोई और उसको इलीगली यूज करता है, दे हैव टू गिव यू रॉयल्टी और यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट देम. व्हाट इज बायो एथिक्स? It's a policy, it's a practice that is followed in the bioengineering process, जहां पर आप ethical issues के बारे में पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो. It's a study of ethical issues. आसान सा क्वेश्चन है. एलिसा की फुल फॉर्म अभी तक तो मेरे को लगता है सब बोल पाएंगे. क्या फुल फॉर्म है एलिसा की? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट. ऐसे किस बीमारी को डिटेक्ट करी है? एड्स को डिटेक्ट करी है. किस प्रिंसिपल पे काम करती है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के प्रिंसिपल पे काम करी है. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज हियर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये सारे क्वेश्चन जो हैं बेटा इस वक्त और करके मैंने लिखे हैं. इसका मतलब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही है. क्या आंसर है? एडीए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एडीए के मैक्सिमम चांसेस हैं पेपर में आने के, तो इसको अच्छे से याद करके जाइएगा. ये एक वो क्वेश्चन है जहां मैं बोलूंगी कि लैंग्वेज का लोचा हो सकता है, तो प्लीज लर्न कर लीजिएगा लैंग्वेज को, क्योंकि अगर आप इसमें कुछ भी खुद से बना के लिखेंगे तो इट माइट नॉट बी दैट इम्प्रेसिव. ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकल वर्ड्स का, टर्मिनोलॉजी का यूज है, तो इसको प्लीज याद कर लीजिएगा. छोटा सा ही है. एडीए क्या है? एडीए एक जीन से निकलने वाला एंजाइम है. अगर बॉडी में नहीं होगा तो कौन सा सिस्टम अफेक्ट होगा?
immune system, इम्यून सिस्टम, बॉडी इम्यूनिटी शो नहीं करेगी, रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी डिजीज इस पर्सन को हो सकती है जिसमें एडीए नहीं है। एडीए डेफिशिएंसी का कारण क्या है? डिलीशन ऑफ जीन। तो ये बीमारी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, बाय बर्थ होती है। इसका क्या इलाज हो सकता है? तो इसके 3 इलाज हैं। पहला है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जहां पर एडीए के इंजेक्शंस लगाए जाएंगे। दूसरा है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक पीरियोडिक इन्फ्यूजन प्रोसेस है, जहां पर ये प्रोसेस बार बार करना पड़ेगा कि लिम्फोसाइट्स को निकाल के उनमें cDNA डालना पड़ेगा। बार बार क्यों करना पड़ रहा है ये प्रोसेस? Because cells are Because not lymphocytes are not immortal. लिम्फोसाइट्स इमोर्टल नहीं है, यानी कि वो सदा सदा के लिए नहीं है, वो हीरा नहीं है, उनका एक लाइफ स्पैन है और वो 3 से 7 दिन में मर जाएंगे। तो बार बार नई लिम्फोसाइट बनेंगी और नई लिम्फोसाइट्स में ये cDNA इनकॉर्पोरेट कराना पड़ेगा। पर क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है? Yes, ma'am. आफ्टर बर्थ कोई परमानेंट इलाज है? no ma'am, नहीं। बिफोर बर्थ एक परमानेंट इलाज है, वो क्या है? Prenatal surgery. प्रीनेटल सर्जरी, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम इसमें सर्जरी कर कर बोन मैरो सेल्स को करेक्ट कर सकते हैं। वेक्टर कौन है इसमें? ये जो हमने जीन थेरेपी करी, इसमें वेक्टर कौन था? रेट्रोवायरस। और रेसिपिएंट कौन है? दाल किस में रहे थे वो? lymphocytes, लिम्फोसाइट्स में। तो ये किस तरह से क्वेश्चन आएगा? और ये आंसर यही रहेगा, ठीक है, एडीए कह रहा हूं। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है? जीन थेरेपी के नाम से पूछ सकता है, एडीए के नाम से पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि 1990 में 4 साल के बच्चे को एक इम्यून सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ था, वो कौन सा था और कैसे ठीक किया था? तो वो भी यही प्रॉब्लम है, ठीक है। yes ma'am, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ अ हेरिडिटरी डिजीज कैन बी करेक्टेड, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट। अब ना यहाँ पर एडीए है, ना इम्यून सिस्टम है, ना कोई जीन थेरेपी वर्ड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ध्यान से समझने हैं कि कहाँ पे जा रहा है आपको लेके, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस एक transgenic vitamin. वेरी गुड ट्रांसजेनिक क्रॉप है और ये विटामिन ए में रिच है। आरएनएआई अगेन, जितना मैंने एडीए के लिए एम्फेसाइज करा उतना ही मैं आरएनएआई के लिए करूंगी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको मैं बार बार इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, कम से कम उनको तो अच्छे से लैंग्वेज को सब कुछ करके जाओ। टाइम की कोई परेशानी नहीं है, कल 10 बजे पेपर है सुबह, तो मतलब जितनी एनर्जी तुम्हारे में इस वक्त होगी ना, इतनी तो तुमने कभी जिंदगी में महसूस नहीं करी होगी। इस वक्त तो तुम इतने पावरफुल हो, तुम उस रोबोट 2.0 के चिट्टी से भी ज्यादा पावरफुल हो। इस वक्त तुम्हारे पास सारी एनर्जी है, तुम एक बुक पूरी रात में याद कर सकते हो। जितना मेहनत, डेडिकेशन, सिंसियरिटी तुम आज रात को दिखाओगे, इतनी तुमने कभी नहीं दिखाई होगी। तो समय का बहाना तो प्लीज मत देना। This entire PDF is hardly of 35 pages. अगर एग्जाम से एक रात पहले ये भी नहीं कर सकते तो आई डाउट कि क्या कर सकते हो। कर लोगे? yes ma'am, पक्का प्रॉमिस? yes ma'am, बहुत मेहनत गया है मेरा। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक नेमाटोड है जिसका नाम है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, क्या नाम है? Melodyne incognitia, मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया नाम है नेमाटोड का। वो नेमाटोड पैथोजेनिक है, यानी कि वो डिजीज कॉजिंग नेमाटोड है। और किसको अफेक्ट करता है? टोबैको प्लांट के रूट को अफेक्ट करता है। हमने उसको इस इन्फेस्टेशन को, इस इन्फेक्शन को बचाने का तरीका बताना है। क्या तरीका है? तरीके का नाम क्या है? व्हाट इज द मेथड? RNAi is the method is the। RNAi का क्या मतलब है? RNA इंटरफेरेंस। RNA इंटरफेरेंस को
mRNA साइलेंसिंग कहते हैं। साइलेंस का मतलब है चुप करा दिया है। किसको चुप करा दिया? mRNA को। यानी कि क्या रोक दिया है? अगर mRNA Translation. काम, वेरी गुड, अगर mRNA काम नहीं करेगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, और ट्रांसलेशन नहीं होगा इसका मतलब आरएनए पर जो कोडिंग है उस पर बेस्ड प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगा, तो ना बनेगा प्रोटीन और ना आएगा उस प्रोटीन पर बेस्ड इफेक्ट, तो यानी कि इन्फेक्शन रुक जाएगा। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, छोटा सा प्रोसेस है। कोई भी चीज जिससे आप डर के जाएंगे वो पेपर में जरूर आएगी, ये बात समझ लेना। और बाद में एग्जाम से निकलने के बाद ये कहना कि ये तो पता था आएगा, फिर भी नहीं करके गए, कर ही जाते काश। अगर आप 6 चैप्टर भी नहीं करके जा सकते हो तो फिर आई डाउट कि आप लाइफ में अभी कंपटीशन कैसे देने वाले हो। तो बहुत कम सिलेबस है यार, इसमें भी 35 में से 35 नहीं आए तो फिर तो अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं है। ठीक है, तो बहुत टाइम है। आप भी पूरी रात पढ़िए, पूरी शाम पढ़िए, कल की पूरी सुबह पढ़िए, क्या करेंगे, पढ़ना ही तो है, पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आरएनएआई एक प्रोसेस है जिसमें कि हम एमआरएनए को साइलेंट करा रहे हैं, यानी कि उसकी ट्रांसलेशन को रोक रहे हैं। कैसे रोकेंगे एमआरएनए की ट्रांसलेशन को? एमआरएनए को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दो। जब वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा तो वो ट्रांसलेशन नहीं करेगा। अब बात ये है कि आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड बनाने के लिए उसको दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देना पड़ेगा। वो कहां से आएगा? वो आएगा या तो आरएनए वायरस से या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट से, जिसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोजोन। ट्रांसपोजोन भी इंटरफेरॉन जैसा एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें? एमआरएनए साइलेंसिंग करी है, यानी कि एमआरएनए को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड देकर उसे डबल स्ट्रैंडेड बना दिया और ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर दिया। इस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सोर्स क्या था? या तो आरएनए वायरस या फिर ट्रांसपोजोन। कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। इसमें होस्ट कौन सा यूज किया हमने? वेक्टर क्या है? एग्रोबैक्टीरियम। वेरी गुड। ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आने के चांसेस मुझे इस बार थोड़े कम लग रहे हैं। आ जाता तो आपकी किस्मत अच्छी है। इस चैप्टर से ज्यादा चांसेस मुझे बार बार एडीए के, आरएनएआई के सबसे ज्यादा लग रहे हैं। इन दो टॉपिक के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। बाकी सारी चीजों को पढ़ के जाइएगा, इनको थोड़ा ज्यादा पढ़ के जाइएगा। इनका लैंग्वेज के साथ झोल नहीं कीजिएगा, टेक्निकल वर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो कुछ आंसर्स ऐसे हैं जहां पर टर्मिनोलॉजी का बहुत वैल्यू है। ठीक है, एली लिली, कौन है एली लिली? अमेरिकन कंपनी। अमेरिकन कंपनी। एक अमेरिकन कंपनी है। क्या किया इन्होंने? इन्होंने होम्योलिन बनाया। इन्होंने ह्यूम्युलिन यानी कि ह्यूमन इंसुलिन बनाया है आरडीटी की टेक्निक पर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक को यूज कर इकोलाई नाम का एक बैक्टीरिया यूज किया है, जिससे इन्होंने प्रो इंसुलिन को किसमें कन्वर्ट किया है? इंसुलिन में। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम घुचड़ मुचड़ नहीं है, कुछ बच्चे इसको ऐसे ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे ऐसे नहीं है। डायग्राम का एक सेंस होता है बेटा, ये ठीक है, ड्राइंग नहीं हो रही यहाँ पे। इस डायग्राम का एक सेंस है। ये डायग्राम क्या कह रहा है कि ये एक पेप्टाइड है, ठीक है, ये पेप्टाइड हम मान लेते हैं कि ये ए पेप्टाइड है और ये एक दूसरी पेप्टाइड है। इससे कनेक्टेड, और इन दोनों के बीच में एक और पेप्टाइड है। तो यानी कि टोटल यहाँ कितनी पेप्टाइड है? 1, 2 और 3। सो between 1 and 3rd there is an extra stretch, that is 2.
तो इनके हिसाब से ए, बी और सी के बीच में एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच है जो कि सी है। अगर हम इस सी पेप्टाइड को निकाल दें तो प्रो इंसुलिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इंसुलिन में। तो इसको कट करने के लिए मॉलिक्यूलर सिजर्स का इस्तेमाल करेंगे और वापस ए और बी को ज्वाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? लाइगेज। लाइगेज। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है कि कभी भी ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए करना होगा तो कौन सा एंजाइम यूज होएगा? लाइगेज। लाइगेज। वेरी गुड। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि टीआई प्लाज्मिड क्या है। अभी ऊपर एब्रिविएशंस में कर आए हैं कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, यानी कि ये जो प्लाज्मिड है ये ट्यूमर इंड्यूस करता है। प्लाज्मिड क्या है? बैक्टीरिया में जो सर्कुलर डीएनए है वो प्लाज्मिड है। तो ये ट्यूमर इंड्यूस करता है, ये कैंसर कॉज करता है। इसे हम बायोटेक में यूज कर सकते हैं अगर हम इसे आर्मलेस कर दें। आर्मलेस का क्या मतलब है? आर्मलेस का क्या मतलब है बेटा? इसको नॉन पैथोजेनिक बना दें, इसमें से जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है वो निकाल दें, जो भी जीन डिजीज वाली है उसको निकाल दें। तो अब हम इसका जो टी डीएनए है उसे यूज कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर डीएनए को यूज कर हम इसे एक वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। Describe features of vectors. बेटा टॉपिक है how is insertional inactivation of an enzyme used as selectable marker. अभी ऊपर मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था कि सिलेक्टेबल मार्कर का क्या काम है। सिलेक्टेबल मार्कर का काम है कि वो आइडेंटिफाई कर सके बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक, तो यहाँ पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एक वर्ड दे दिया गया है। इसके लिए हम यूज करते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम के क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का। अगर कॉलोनी ट्रांसफॉर्म्ड होगी तो कौन सा कलर देगा? व्हाइट कलर। कोई कलर नहीं देगा, व्हाइट कलर, यानी कि कलरलेस होगा। और अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट होगी तो कौन सा कलर देगा? ब्लू। ब्लू कलर की कॉलोनी दिखेगी। ये वो डायग्राम था बेटा जो मैं आपको बोल रही थी कि पीबीआर 322 के साथ आपने ये डायग्राम जो है वो बना के आना है। ये अभी हम बात कर रहे थे कॉम्पिटेंसी की कि अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है तो उसको होस्ट में कैसे कैसे डाल सकते हैं। या तो आप डिसार्म पैथोजन का यूज करेंगे, या जीन गन मेथड का यूज करेंगे, या माइक्रो इंजेक्शन का, और अगर बैक्टीरिया होगा तो हीट एंड शॉक मेथड का। पीसीआर को मैं उतना, आपको भी पता है पीसीआर कितना इंपॉर्टेंट है। तो पीसीआर, एडीए, आरएनएआई और बायोरिएक्टर, इनको तो मैं बोलूंगी आप प्लीज अच्छे से, बहुत अच्छे से लैंग्वेज के साथ याद करके जाइएगा। बाकी अगर आपको लग रहा है आपके पास टाइम कम है, बाकी सारे टॉपिक्स के आप कीवर्ड्स भी याद करके जा सकते हैं। इन टॉपिक्स को प्रॉपर अच्छा पक्का याद करके जाइएगा, ढंग से प्रिपेयर करके। यहाँ लैंग्वेज का रोल है, ठीक है। तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। अगर आपके पास कोई छोटा सैंपल है और उसको आप एम्पलीफाई करना चाहते हैं, उसका अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, तो हम पीसीआर का यूज करते हैं। पीसीआर में 3 स्टेप्स आते हैं, कौन कौन से? डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन का मतलब है सबसे पहले आप डीएनए स्ट्रैंड्स को हीट करेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 90 to 98। 90 to 98 डिग्री सेल्सियस, 94 सेल्सियस हम बोलते हैं। 15 सेकेंड के लिए सिर्फ, ठीक है। टाइम लिखेगा, फॉर 15 seconds you will heat double stranded DNA at 90 to 98 degree Celsius so that DNA strands could be separated. ये क्या हुआ? डीनेचुरेशन हुआ। हीट करा 15 सेकेंड के लिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अलग अलग करने के लिए। उसके बाद अनीलिंग होती है, यानी कि ठंडा किया जाता है। पर ठंडा करने से पहले वी ऐड 2 sets of primer at 3 end of each strand. प्राइमर क्या है? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए है, यानी कि छोटा सा आरएनए का टुकड़ा है जो कि एक
स्टार्टर की तरह काम करेगा रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए। तो अनीलिंग हो गई, यानी कि कूलिंग करके प्राइमर को ऐड कर दिया गया थर्ड एंड पर। उसके बाद एक्सटेंशन का प्रोसेस शुरू होगा, जिसमें कि एक स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज का यूज करेंगे, जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज स्टैंड्स फॉर थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज। क्यों यही बैक्टीरिया चूज किया गया? यही बैक्टीरिया क्यों चूज करा है? बेटा टैग पॉलीमरेज क्यों चूज करा है, क्या कारण था? क्योंकि वो एक थर्मो एसिडोफाइल है, यानी कि टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, हाई टेम्परेचर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ कुछ छोटे क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। बायोपेस्टिसाइड्स को पढ़ लीजिएगा। ट्रांसपोजॉन अभी हमने बात करी, मोबाइल जेनेटिक मटेरियल या जंपिंग जीन्स हैं। बासमती और टर्मरिक के पेटेंट्स किसके पास हैं? अमेरिकन कंपनीज, यूएस अमेरिकन कंपनीज के पास इनके पेटेंट्स हैं। जीएम प्लांट का क्या फंक्शन हो सकता है? जीएम प्लांट हाई यील्डिंग है, टेम्परेचर टॉलरेंट है, सैलिनिटी टॉलरेंट है, डिजीज रेजिस्टेंट है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उनमें ज्यादा है, ड्रॉट रेजिस्टेंट है, फ्लड रेजिस्टेंट है, डिपेंडेंट नहीं है किसी भी तरह के फर्टिलाइजर्स पर। तो इस तरह की बातें आपने जीएम प्लांट के बारे में पढ़नी है। फ्लेवर सेवर टोमेटो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा इनकी। एएफबी का के हिसाब से बायोटेक का डेफिनेशन क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है, एप्लीकेशन क्या है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसको कीवर्ड्स को पढ़ के जाइएगा। जीईएसी का रोल क्या है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। तो आई होप बेटा अब इनिशियली इन 3 चैप्टर्स में कोई दिक्कत है? 8, 11 और 12? एट 11 और 12 में कोई दिक्कत है बेटा? नो मैम। पक्की बात है? 15 का वीडियो मैंने आज दे दिया था सबको, उससे बाहर मुझे लगता नहीं है कुछ आएगा 15 में। 10 को एक बार और देख लेते हैं। चैप्टर 10 देखने में हल्का सस्ता चैप्टर लगता है, अच्छे खासे वेटेज का आएगा और अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये चैप्टर आपको इट विल बी वेरी इजी। नहीं पढ़ा हुआ है तो ये लास्ट मोमेंट वाला चैप्टर है नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजन दे सकता है, तो कम पढ़ के जाइएगा। अगर आप इसको आज ही पहली बार पढ़ रहे हैं तो जितना हो सके उतना इसमें से बिल्कुल टू दी पॉइंट पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है कि माइकोराइजा कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं प्लांट के लिए। तो माइकोराइजा है क्या? माइकोराइजा क्या होता है बेटा? Symbiotic association of fungi with roots of higher plants. माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट। जब हायर प्लांट के रूट में फंगस रहे और ये एक सिम्बाइटिक रिलेशनशिप हो, म्यूचुअलिज्म हो, जहां दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हो, इसे माइकोराइजा कहते हैं। यहाँ पर फंगस कौन सा फिक्सेशन करती है? नाइट्रोजन या फास्फोरस? फास्फोरस फिक्सेशन करती है। और ये जो प्लांट है उसको रूट बॉर्न डिजीजेस से बचा रही है, ड्रॉट और सैलिनिटी से बचा रही है, और उसकी ग्रोथ में भी हेल्प कर रही है। बदले में फंगस को क्या मिल रहा है? बेटा एम आई ऑडिबल? बेटा एम आई ऑडिबल?
Yes, ma'am. बदले में फंगस को क्या मिल रहा है? शेल्टर मिल रही है। दूसरा क्वेश्चन है कि सीवेज ट्रीटमेंट में फ्लॉक्स का क्या रोल है? फ्लॉक और एक्टिवेटेड स्लज बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लॉक और एक्टिवेटेड स्लज की लैंग्वेज लर्न करके जाइएगा। फ्लॉक क्या है? बैक्टीरिया प्लस फंगस। कौन सी बैक्टीरिया है ये? एरोबिक या एनारोबिक? फ्लॉक में कौन? Aerobic. फ्लॉक में एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं प्लस फंगस होती है। जितने फ्लॉक ज्यादा बीओडी उतनी कम। इसका मतलब पानी उतना पॉल्यूटेड या उतना क्लियर? उतना क्लियर। वेरी गुड। बीओडी कम, पानी साफ। इसका मतलब फ्लॉक की मात्रा ज्यादा। डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा। कुछ बैक्टीरियाज को मिथेनोजेंस कहते हैं क्योंकि वो कौन सी गैस बनाते हैं? मीथेन। मीथेन। तो उनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स मांगे हैं। उनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि वो सेल्यूलोजिक मटेरियल पर रहते हैं और वो एनेरोब्स हैं। एनेरोब्स का मतलब है वहां रहेंगे जहां ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होगा। बैक्यूलोवायरस 2 मार्क्स में अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। बैक्यूलोवायरस का जीनस का नाम पूछा जाता है। क्या नाम है जीनस का? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। वेरी गुड। क्या काम है बैक्यूलोवायरस का? ये बायो कंट्रोल एजेंट है। बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस, लेडी बर्ड और ट्राइकोडर्मा की तरह। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्यूलोवायरस, ट्राइकोडर्मा, बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस, लेडी बर्ड, बिना क्रॉप को हार्म पहुंचाए उनके इंसेक्ट और पेस्ट को क्रॉप को हार्म करने से बचाते हैं। तो बैक्यूलोवायरस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जीनस से बिलोंग करता है और ये एक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल है। क्या मतलब होता है इस टर्म का? टॉक्सिक टू ओनली सर्टेन क्लास ऑफ स्पीशीज। नैरो स्पेक्ट्रम है, चुनिंदा इंसेक्ट्स को मारता है, जो हार्मफुल नहीं है उनको कुछ नहीं कहता है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, फ्री लिविंग और सिम्बाइटिक बैक्टीरिया के नाम बताओ। फ्री लिविंग हो गए एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, और सिम्बाइटिक हो गए राइजोबियम। साइनोबैक्टीरिया पूछता तो क्या एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर? एनाबिना, नोस्टॉक एंड ओसिलेटोरिया। वेरी गुड। वो कह रहा है एक वायरस का नाम बताओ जो बैक्टीरिया के लिए पैरासाइट है। बैक्टीरिया का नाम, वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। डायग्राम बहुत बार बोला है, इंपॉर्टेंट है, देखकर जाइएगा, लेबलिंग देख के जाइएगा। पहली एंटीबायोटिक किसने बनाई और कौन सी है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन। इसके अलावा और किस किस को नोबेल प्राइज मिला है? अर्नेस्ट चेन एंड हार्ड फ्लोरी। Bottle juices are clearer as compared to those at home. क्यों? Dissolved pectinases and proteases. इनमें पेक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस नाम के एंजाइम हैं जो कि पल्प को डिसॉल्व कर देते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन था कि लॉन्ड्री में लाइपेज का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? Removes oily stains. वो ऑयल स्टेन्स को डिसॉल्व कर देता है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, अच्छा क्वेश्चन है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायो फर्टिलाइजर, बायो कंट्रोल एजेंट और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। लैंग्वेज वाला एक ही टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बाकी कहीं लैंग्वेज का इस चैप्टर में रोल नहीं है, तो बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ के जाइएगा।
जितना लिखा हुआ, आप मेरे आंसर्स भी देख सकते हो, मैंने बहुत बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखे हैं। एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जिसका उसका सोर्स क्या है और वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट को दिया जाता है, कौन सा है? साइक्लोस्पोरिन ए। सोर्स क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम अ फंगस। क्यों दिया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब है हम चाहते हैं कि कुछ समय के लिए इम्यून सिस्टम काम ना करे, ताकि जो ग्राफ्टिंग हुई है, जो ट्रांसप्लांटेशन हुई है, वो बॉडी में अडेप्ट हो जाए, उसे रिजेक्ट ना कर दे इम्यून सिस्टम। साइनोबैक्टीरिया, अब ये भी मैंने बोला, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और प्लांट सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। टॉडी क्या है? ट्रेडिशनल ड्रिंक मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स। कहाँ की ट्रेडिशनल ड्रिंक है? साउथ इंडिया। वेरी गुड बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। हो सकता है वो इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, या मैच द फॉलोइंग, या करेक्ट पेयर, इस तरह से बना दे। पहला क्वेश्चन है, स्टैटिन का सोर्स क्या है? Monasterus purpureus। सिट्रिक एसिड, Aspergillus niger, पेनिसिलिन, Penicillium notatum, ब्यूटारिक एसिड, Clostridium botulinum, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। Lactobacillus, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस। Streptococcus, वेरी गुड, इथेनॉल, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। वेरी गुड। yeast, स्टैटिन का काम क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। और स्ट्रेप्टोकाइनेज? क्लॉट बस्टर। Bloodbuster, फ्रॉम रेड ब्लड वेसल्स। स्टैटिन और स्ट्रेप्टोकाइनेज में से कौन सा मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट को दिया जाएगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज। वेरी गुड। ये ऐसा एक क्वेश्चन, वाटर सैंपल का जो क्वेश्चन अभी आपके सामने है, ऐसा एनसीईआरटी में भी दे रखा है क्वेश्चन चैप्टर 10 के एंड में, कि अलग अलग जगह से हमने सैंपल्स कलेक्ट करे हैं, बीओडी के बेसिस पर बताइए कि कौन सा सैंपल जो है कहाँ से कलेक्ट किया होगा। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, जितना बीओडी ज्यादा, पानी उतना खराब। 500 mg बीओडी अगर है तो वो पानी डेफिनेटली नाले का पानी है, बिल्कुल ही खराब जगह से आया है, ठीक है। 8 mg का मतलब है वो पीने लायक है, 30 mg का मतलब है वो इन दोनों में से कहीं बीच का पानी है। तो पानी कहाँ कहाँ से कलेक्ट हुआ है? रिवर से, सीवेज से और सेकेंडरी इफ्लुएंट से। तो रिवर हो गया 8, सेकेंडरी इफ्लुएंट हो गया 30 और सीवेज कितना है? 500, बात समझ आ रही है? yes ma'am, इस क्वेश्चन में आपसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट को समझाने को कहा है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो इफ्लुएंट बचा है, यानी कि जो पानी है ऊपर ऊपर रह रहा है, उसे हमने दूसरे टैंक में पास करा। वो एरेशन टैंक है, यानी कि वो उसमें एरोबिक बैक्टीरिया रह रहे हैं। फ्लॉक बनेगा, जितना फ्लॉक ज्यादा बनेगा पानी उतनी जल्दी साफ होगा, बीओडी उतना कम हो जाएगा। जो फ्लॉक नीचे जाके सेटल हो जाता है उसे क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड स्लज। वेरी गुड। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है कि बेकर्स ईस्ट कौन है, ब्रूअर्स ईस्ट कौन है। लैब का क्या काम है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या क्या कर रहा है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के क्या फंक्शन थे बेटा? विटामिन B12 इंक्रीज करता है और वेरी गुड, चेक डिजीज इन स्टमक, वंडरफुल। स्विस चीज का सोर्स क्या है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, एक दूसरा चीज है, वो किससे बनता है?
रॉकफोर्ट टाइप फंजाई, रॉकफोर्ट फंजाई से। बिना डिस्टिलेशन के कौन सी फर्मेंटेड बेवरेजेस होती हैं? वाइन एंड बियर, वाइन एंड बियर। सब पता है तुम्हें? कह दो मैम आपने ही बताया। यस मैम, आपने बताया। वो तो सच बात है। चलो एक दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने पूरा प्रोसेस लिख दिया है कि एक्टिवेटेड स्लज जो है वो आप सीवेज ट्रीटमेंट में किस तरह बनता है, तो यहाँ मैंने इसको पॉइंट वाइज लिख दिया है क्योंकि मैं खुद से बोल रही हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको रिलेट कर सकता है वो बायोगैस से, यानी कि यहीं पर आपको एनारोबिक ट्रीटमेंट की तरफ भी जाना पड़ेगा। और ये जो डायग्राम है इसको याद कर लीजिएगा, ये किसका डायग्राम है? बायोगैस प्लांट की। बायोगैस प्लांट का ये डायग्राम है। With this we are finishing chapter 10 as well. 15 का मैंने वीडियो आज ही सुबह आपको दिया है, तो उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो, मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो मिस हो रहा है। 13 का I'll make soon, ठीक है, हो सकता है अभी बना दूं 1-2 घंटे में। बाकी मुझे लगता है कि इससे बाहर आपका और कुछ नहीं आएगा। ये पीडीएफ मैं आपको अभी दे रही हूँ, इससे आप प्रिपेयर कर लीजिए। हार्डली 33 पेजेस की पीडीएफ है, तो आई होप इसके बाद कुछ नहीं रह जाता है। कोई शंका, कोई परेशानी, कोई डर, कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। पक्का? यस मैम। जल्दी से ब्रीफ में बता दो कल क्या क्या करना है कि अच्छा स्कोर हो जाए। जल्दी बताओ फटाफट। प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, लैंग्वेज पे ध्यान देना है, शांत रहना है, ठीक से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है? यस मैम। चलो बेटा, कल पेपर के बाद मिलते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। कुछ भी इसके बाद भी दिक्कत लगे तो जब तक आप जाग रहे हैं तब तक मैं जाग रही हूँ। आई एम जस्ट अ कॉल अवे। ओके, ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए, ऑल द Thank बेस्ट you, ma'am. एवरीवन। थैंक यू मैम।